हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hi and welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, तो आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। याद रखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। फाइन, मतलब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी फील होगी और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब यहां समझिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, इंडिया के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट टास्क है टू टैकल चाइना, याद रखिए चाइना की एक पॉलिसी है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। और देखिए याद रखें कि जो ये मैपिंग है ये यूपीएससी ओरिएंटेड है और मैपिंग में हमेशा एक डायमेंशन आएगा विच इज कॉल्ड एज जियोपॉलिटिक्स। याद रखिए कि जो जियोपॉलिटिक्स है ये हमेशा इन्वॉल्व होगी। अब साउथ ईस्ट एशिया की सबसे मेजर जियोपॉलिटिक्स याद कर लीजिए कि यहां पे चाइना जो है अपनी हेगेमनी, अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। और ये जो हेगेमनी है आप इसको देख सकते हो फ्रॉम हिस्ट्री अप टू प्रेजेंट। आप पाओगे माओ जेडोंग की अपनी बुक में जो है इसका वर्णन हो, या फिर भारत के रिस्पेक्ट में हमारे 1-to-1 रिलेशन एक पॉलिसी होती है जिसे कहा जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, हर देश की होती है। और इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज, इस प्रकार की शब्दावलियों का आपको उपयोग करना चाहिए। याद रखे बच्चों, आपके शब्द मायने रखेंगे। फाइन, तो यहां मैंने पहले जो है डिस्कस कर रखा है मैकेंडर्स थ्योरी, हार्टेन और रिमलिन थ्योरी। अब मैं आपको एक शब्द, एक वर्ड दे रहा हूं, इसे याद करें, इसे कंसेप्चुअलाइज करें। इसे कहा जाता है लुक ईस्ट एंड लुक वेस्ट पॉलिसी। याद रखिए कि लुक ईस्ट और लुक वेस्ट पॉलिसी भारत हमेशा अडॉप्ट रखता है, हर एक देश रखता है। अब यहां समझने योग्य बात है कि जो चाइना है वो इस एरिया में अपना डोमिनेंस चाहता है। ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए कि एक नेहरू का स्टेटमेंट था कि आने वाला दशक और आने वाला बेसिकली जो सदी है ये एशिया और अफ्रीका की है। और याद रखिए अफ्रीका तो अभी पीछे है थोड़ा, एशिया में जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है वो साउथ ईस्ट एशिया है। यानी कि ये वो नेशंस का ग्रुप है जो आने वाले समय में लीड करने वाले हैं। इसमें वियतनाम आएगा, कंबोडिया आएगा, लाओस आएगा, इसमें जो है मलेशिया आएगा, इसमें सिंगापुर आएगा, इसमें इंडिया आएगा। वैसे लोकली देखा जाए तो इंडिया नहीं आता, बट फिर भी अगर हम इंक्लूड करें इसमें बांग्लादेश आएगा। कारण क्या है, इन सब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप इस चीज को समझिए, मैं क्या चाह रहा हूं आपको, इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, इस समझ को विकसित करो कि जो इंडोनेशिया है इसकी पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। यूएसए वर्ल्ड का जो है वो तीसरा सबसे बड़ा देश है, 33 करोड़ जनसंख्या है। हमारे यूपी और बिहार की जनसंख्या मिला ली जाए तो शायद जो है यूपी बिहार, चलो महाराष्ट्र पकड़ लो, तो फिर तो वो विश्व के सारे अदर देशों की जनसंख्या से जो है वो सेकंड नंबर पे आएगी। मतलब सबसे पहले चाइना या इंडिया रख लीजिए, उसके बाद सेकंड वो देश बनेगा जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन होगी। और इंडिया के कौन से पार्ट की, सिर्फ यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। फाइन, आप समझिए कि क्या कारण है कि पश्चिमी देशों से जब लोग आते हैं तो वो ताजमहल घूमने के बाद हमारे स्लम एरिया देखने जाते हैं। रीजन क्या है आप समझिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अर्थात 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि इन देशों की जनसंख्या घनत्व जो है 10, 12, 18 है। फाइन, हमारे यहां जनसंख्या घनत्व अगर आप देखें, नॉर्वे का शायद 18 होगा, दिल्ली का 18,000 है। फाइन, डेनमार्क का शायद 12 या 15 है। आप पाएंगे हमारा 1200 है, बेसिकली किसका, बिहार का। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रीनलैंड है इसका 3 या 4 है, हमारे यहां 3 लाख है धारावी का। ये बड़ा डिफरेंस है। फाइन, और याद रखिए कि ये डिफरेंस बताता है कि नो डाउट वेल्थ थोड़ी कम होगी। फाइन, कारण क्या है, ये जो देश है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क के, इनकी इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बहुत छोटी है। बस ये डेवलप्ड इसलिए है, ये विकसित इसलिए है क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है वो क्या है, कम है। अब समझिए हमारे यहां जनसंख्या ज्यादा है, बट ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया की वीकनेस नहीं है। इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। याद रखें कि इस एशिया वाले पार्ट में, इस एशिया के इस पार्ट में जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी हायर है। दे कैन बाय, अगर इनके पास संसाधन हुए, अगर इनके पास रिसोर्सेस आए तो ये कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का ये मार्केट है। फाइन, और सिर्फ इन देशों के रिच होने की आवश्यकता है, थोड़ा पैसा पहुंचने की आवश्यकता है। जिस दिन पैसा पहुंचेगा, वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट ये देश है। फाइन, जितना यूएसए पूरे लाइफ में जो है आईफोन नहीं बेच पाएगा एप्पल कंपनी, उतना इस एरिया में बेच सकता है। फाइन, 1 महीने में। रीजन क्या है, इनके पास जो है वो पॉपुलेशन है, मार्केट है, बस पैसा नहीं है। फाइन, और जिस दिन, और ये याद रखिए
कि मनी तो आएगा ही आएगा, ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड की, फाइन, एक नेचुरल फिनोमिना है कि डेवलपिंग नेशन धीरे धीरे करके डेवलप्ड होंगे, पैसा आएगा ही आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वर्ल्ड बूम करेगा और ये आगे बढ़ेंगे, फाइन। अब ये मार्केट है, अब इसे जो डोमिनेट आज कर लेगा आने वाले टाइम का वो सुपर पावर होगा, चाइना इज रेडी फॉर दैट, फाइन। अब इसी में आपको जो है समझना पड़ेगा, 3-4 थ्योरी का नाम मैं जो है नाम लूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसमें डिटेल में वीडियो देखेंगे। याद रखिए इसमें आता है बेसिकली क्या, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, मतलब भारत को घेरने का एक तरीका, फिर भारत का बाहर निकलने का तरीका, मेटल कार्डल, आयरन चेन, ये जो है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रिस्पेक्ट में आता है, सुंदर जी डॉक्ट्रिन, ये हमारा पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में आता है, फाइन। याद रखें ये सारी चीजें जो है वो मिलकर वर्क करती हैं साउथ ईस्ट एशिया में, इस समझ को विकसित करें, फाइन। और आज के इस वीडियो में हम इस पे जो है वो डिटेल में चर्चा भी करेंगे। और याद रखिए कि अगर इस टाइप का जियोपॉलिटिकल, प्रॉपर जियोपॉलिटिकल जो है आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। देखिए एफर्ट लगाकर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो एटलीस्ट कुछ लोग देखें, अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली विल यूज टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, क्लियर। अब फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन याद रखें कि हम इस एरिया के बारे में सारे देशों को भी रिस्पेक्टिवली देखेंगे। कारण क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट को अगर मैंने पूरा कवर करने का प्रयास करा तो याद रखिए कि वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी जो यूपीएससी को चाहिए है, ये मजबूरी ही है। मैं 5 घंटे का वीडियो सेम एनर्जी के साथ बनाऊं ये संभव नहीं है, फाइन, क्योंकि यहां बारीकियों की आवश्यकता है। जब मैराथन क्लास होगी नो डाउट फिर हम उसमें जो है वो अपने एक्सट्रीम को, अपने आप को पुश करके आगे तक लेकर आएंगे, लेकिन जब कभी क्वालिटी की इस पर्पस में यानी कि इस रिस्पेक्ट में जरूरत होगी कि हमें एक एक देश पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो फिर वहां पर जो है वीडियो को बाइफरकेट करना, डिवाइड करना इज एसेंशियल, ठीक। तो आज की इस क्लास में बच्चे हम जो है ट्राई करेंगे हम इस पोर्शन को कवर करें। सेकेंडली याद रखें कि मैंने आप सभी को बताया है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी जो है वो आगे आने वाले टाइम पे हमारे P2I बैचेस में दिखने वाले हैं। याद रखिए 23 अक्टूबर इस बैच की डेट है और मैं ये मानकर चलता हूं जिस दिन मैं इस बैच में जाऊंगा मुझे एक जो है साउंड सुनाई देगा कि हम सभी जो है वो आपके वो स्टूडेंट हैं जो मैपिंग वाली क्लास में आ रहे थे, रेगुलर थे, और अब हम जो है इसे एक अदर लेवल पे ले जाने के लिए जो है वो अब आ चुके हैं P2I बैचेस में। याद रखिए 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद रखिए कि आप सभी को शायद ये पता होगा, फाइन, इसमें जो है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है, यानी कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है आप मेंस पे जाते हैं, तो आप सोचिए कितना जो है नेक्स्ट लेवल पे चीजें होंगी जब आप यहां आ जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता हमारे शेल्टरिंग पे होगी, फाइन। सेकेंडली इस चीज को समझिए कि अगर आपका प्री आता है तो आपका SIP प्रोग्राम है, यानी कि आपका जो है प्री से पहले स्पेसिफिकली एक क्रैश कोर्स होगा जिसका कोई कॉस्ट नहीं देना है, फाइन। टेस्ट सीरीज होगी और मैं एक चीज बताता हूं, आप लोग शायद ना इस बात से अवेयर नहीं हो कि मेंटरशिप का मतलब क्या होता है, फाइन। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे सर मेंटर मिलना ठीक है लेकिन इस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों, फाइन। मैं नाम नहीं लूंगा बच्चे का, बट इस पे जो है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था। मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखें मेंटर का मतलब वो है आपको अलॉट होगा, वो स्वयं आपको कॉल करके बताएगा कि डियर मैं आपका मेंटर हूं, ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लीजिए, फाइन। और ये मेरे साथ हुआ भी, मैंने अपने ही बैच का एक्सेस लिया तब मैंने जो इस चीज को फील भी करा। याद रखें कि अपने ही बैच की क्लास देखने के लिए तो मेरे पास मेंटर का कॉल आ गया था। मैं लिटरल आपको बताता हूं, याद रखें कि जो मेंटर है वो आपको 1-to-1 गाइड करेगा, आपको स्वयं कॉल करके पूछेगा कि डियर तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। मेंटर का बेसिकली ये वर्क है कि जितने स्टूडेंट उसे अलॉट हुए हैं वो 1-to-1 उन्हें पूछेगा। अगर बच्चे को कोई समस्या आती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करे, अगर नहीं तो मेंटर आपसे जो है वो डायरेक्टली पूछेगा आपकी तैयारी ठीक चल रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही, और अगर कोई आ रही है समस्या तो आप हमें बताइए, डाउट क्लियर वो खुद करेगा, फाइन। आपको आवश्यकता है आप उससे पूछ लें, नहीं तो वो एक बार वंस इन अ वीक आपसे पूछेगा एवरीथिंग इज गुड और नॉट, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो है वो आपको अगर आवश्यकता होती है तो आप वीक में सेमिनार टाइप का, यानी कि जूम कॉल पे आप बैठेंगे, वीडियो कॉल पे आप बैठेंगे, वो 1-to-1 3-4 बच्चों को बुलाकर उनसे जो है डिस्कशन करेगा, किसी प्रकार की समस्या आएगी उसे सॉल्व करेगा। आप सोच कर देखिए कोई एक्सपर्ट जो बेसिकली आपको पढ़ा रहा है उन्हीं में से एक जो है अगर आपका मेंटर है और वो आपको गाइड कर रहा है, आप सोच कर देखिए कि आपको आने वाले छोटे छोटे जो प्रश्न हैं सारे क्विकली क्लियर होंगे। ये मेंटरशिप लाइफ चेंजिंग चीज है। याद रखें कि एक एक्सपर्ट से, मैं लिटरल बताता हूं कि ऑफलाइन मोड में एक टीचर से कोई डाउट पूछने में कितना हसल होता है आप सभी को शायद नहीं पता। अगर आप लोग कभी गए हों तो आपको पता होगा
कि बेसिकली हैंड रेस करके 400-500 बच्चों के बीच में एक सिली सा डाउट पूछना कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है। आप सोच कर देखें, जब 1 to 1 वो आपसे बात करेगा तो आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाओगे, अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर पाओगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी आएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। फाइन, ये मैं लिटरल बताता हूं, दिस इज माय जेन्युइन एडवाइस, दिस विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आपकी जर्नी को एक ट्रिमेंडस मैनर में चेंज करेगा। डेट याद रखिएगा, 23 अक्टूबर। अगर आपको जो है ठीक लगता है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं भाई। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं तो आप अगर कोड यूज करेंगे भाई तो एक इट इज लाइक एप्रिसिएशन फॉर मी कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं भाई, बच्चे जो है वो इससे जो है समझ पा रहे हैं और हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो इट इज लाइक अ एप्रिसिएशन। फाइन, ये मेरा कोड है। आपको जो है वो तीनों वैलिडिटीज मिलेंगी, इसके बारे में आप सभी को पता है। ये 18 महीने, 30 महीने और 24 महीने 42 मंथ की जो है वो वैलिडिटीज के साथ आपके पास अवेलेबल है 2399 के कॉस्ट पर। ये कॉस्ट तब होगा जब आप अपने फेवरेट फैकल्टीज का कोड पुट करें। आप मेरा कोड पुट करें या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, आप उनका कोड पुट करें। मेरा करते हैं तो इज लाइक दिस, ठीक है। ऑप्शनल, मैं कभी ज्यादा जो है इस विषय पर बच्चों को केंद्रित नहीं करता कि आप अपना ऑप्शनल कौन सा लें, बट मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि लाइफ में जितना जरूरी जो है वो आपका यूपीएससी की जर्नी लेना स्टार्ट करना है, या फिर ये डिसीजन लेना कि मुझे यूपीएससी का पार्ट बनना है, मुझे आईएएस बनना है। उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या डायमेंशन होना चाहिए, तो याद रखिए वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये याद रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बेसिकली वो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है, मैं आपको लिटरल, अब देखिए यूट्यूब पर अपनी कॉपी लेकर आना इज लाइक अ शो ऑफ। फाइन, जो बच्चे जो है वो बैचेस में होंगे उनको पता होगा कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी अपनी जो है कॉपीज का डिस्कशन करा था। फाइन, एक कॉपी पे बहुत कम मार्क्स, दूसरी कॉपी में बहुत ज्यादा मार्क्स। इसका रीजन क्या था, ऑप्शनल की वो कॉपी थी बेसिकली। तो आप पाएंगे कि ऑप्शनल अगर आपका अच्छा गया तो 500 अगर आपने 350 क्लियर कर लिया या 300 क्लियर कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत हद तक फिक्स है। और ये याद रखिए कि ऑप्शनल के जो बैचेस हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारी उसकी डिटेल है, ये कॉस्ट है, ये वैलिडिटीज है। आप प्रयास करिए कि इसे टाइमली प्रिवेल कर लें, ठीक है। यहां पर भी आप अगर ठीक लगता है आपको, ये सारी डेट्स लिखी हुई है, 23 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे बैचेस में, टाइमिंग यहां पर मेंशन्ड है। आपका जो भी ऑप्शनल हो आप उसे प्रिवेल कर लीजिए, और ये याद रखिए कि ये ऑप्शनल जो है ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं अगर आपका इन पर बेटर कमांड हो तो। इसमें सारे जो है इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, पीएसआईआर हो अर्थात पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो, सोशियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो या एंथ्रोपोलॉजी हो, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को जो आपको ऑप्शनल हो, हिंदी साहित्य भी है, आप इसे प्रिवेल करें। ये मेरी एडवाइस होगी कि टाइमली अपनी जर्नी स्टार्ट कर लें। फाइन, आपको ठीक लगता है तो दिस इज माय कोड, यू कैन यूज दैट पार्ट ऑल्सो। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं जैसा मैंने आपको बताया, ये अपकमिंग, इसे लिख लीजिए, जब कभी प्रश्न आए, क्वेश्चन आए विद रिस्पेक्ट टू एशिया, याद रखिएगा कि अगर साउथ ईस्ट एशिया के रिस्पेक्ट में कोई भी पॉलिसी हो इसे लिखिए। इसमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, इंटरेस्टेड होंगे तो हम आगे वीडियोस में सेपरेटली इनके बारे में बात कर लेंगे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, मेटल कार्डल, आयरन चेन, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है एक बार चाइना हमें सर्किल करता है इस प्रकार से। आइए देखें, यहां पर आपको जो है हमारा ग्रेट इंडिया दिखाई देगा, इस स्थान पर जो है आप पाएंगे कि ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन दिखाई देगा। और याद रखिए इस प्रकार से जो है आप कुछ ड्रॉ कर पाएंगे, ये हम अभी रफली ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आगे हम इसे डिटेलिंग करेंगे। याद रखें कि यहां पर इस प्रकार से चाइना जो है वो पोर्ट बाय कर रहा है, बंदरगाह बाय कर रहा है। यहां से आप स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली म्यांमार वाले पार्ट में जो है चाइना ने पोर्ट बाय करा, आप सभी को पता होगा। इस प्रकार से यहां पर आएंगे तो आपको जो है श्रीलंका वाले पोर्शन में दिखाई देगा, चाइना ने पोर्ट बाय करा। यहां से चलते हुए आए सिंगापुर, यहां चटगांव पोर्ट है, बांग्लादेश में भी बाय करा है। और अब ये चटगांव पोर्ट से आ जाइए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, ये पूरा पोर्ट का एक चेन बना रखी है चाइना ने। अब इससे क्या कर रहा है वो, इससे कर रहा है भारत को सर्किल। अब इस सर्किल से बाहर कैसे आना है, तो याद रखिए इंडिया ने बोला जस्ट वेट अ सेकेंड, अब हम बांग्लादेश में पोर्ट बाय करेंगे। इसके बाद हमने म्यांमार में सितवे पोर्ट बाय करा, सितवे पोर्ट से बाय करते हुए महिंद्रा राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारा इंफ्लुएंस हो, या चलते हुए आ जाइए यहां पर चाबहार पोर्ट हो। ये सारी चीजें जो है वो इसी बंधन से बाहर आना, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर से बाहर आने की बात है, ठीक। अब याद रखिए चाइना जो है इन देशों के ऊपर अपना इंफ्लुएंस लाता है, अपना जो है वो आप कह सकते हैं हेगेमनी स्टैब्लिश कर रहा है।
इन सभी को जो है एक वर्ड लिख लीजिएगा इसे, ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जियोपॉलिटिक्स की शब्दावलियां हैं। पुटिंग द स्टार्स इन द आईज, आंखों में सपनों को बसा देना। फाइन, इसे वास्तविकता में एक सिद्धांत है जिसे कहा जाता है बेसिकली जिसे बेसिकली कहा जाता है लीडर्स को इन्फ्लुएंस करना, 1-to-1 लीडर्स को इन्फ्लुएंस करना। एक एक देश के जो प्रमुख राजनेता हैं उनको सपने दिखाना। चाइना 1-to-1 लीडर से बात करेगा और उनको ये समझाएगा कि तुम डेमोक्रेटिक हो, धीरे धीरे करके तुम लोकतंत्रात्मक देश हो, तुम धीरे धीरे ग्रो करोगे। फास्टली ग्रो करना है तो ये चाइना से मनी ले लो, चाइना से मनी लो, चाइना के मनी से ही अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। समझो इस चीज को, इसे कहा जाता है न्यू कॉलोनिज्म। न्यू कॉलोनिज्म। अब कॉलोनिज्म का मतलब नव उपनिवेश या आर्थिक उपनिवेश। इस वर्ड को लिखिएगा, ये प्रॉपर वर्ड है टू रिप्रेजेंट। नव उपनिवेश क्या है या न्यू कॉलोनिज्म क्या है या न्यू कॉलोनिज्म क्या है? तो इसके तहत चाइना जो है अपने बहुत सारा धन का उपयोग करता है। कैसे उपयोग करता है समझिएगा इस चीज को। चाइना क्या करेगा, चाइना जो है जो रिस्पेक्टिव नेशंस है वहां जाएगा और बोलेगा डियर देखो तुम्हारे पास तो मनी नहीं है, तुम जो है वो डेवलप्ड नेशन बनने नहीं वाले, अब तुम विकसित देश नहीं बनोगे आने वाले 70 साल तक। ये फिक्स है। क्या तुमको लगता है ऐसा है? नेशन सेज यस, बिल्कुल ऐसा है कि हम अभी तो नहीं बनने वाले। चाइना सेज बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? ये लो चाइना से मनी। आपके देश का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है डियर? आपके देश का सबसे रिचेस्ट पर्सन वो है जो व्यापार करता है। सेम एज विथ चाइना, चाइना भी यही कहता है कि सबसे विकसित देश कौन सा है, सबसे डेवलप्ड नेशन कौन से हैं? जो ट्रेड करते हैं। तुम ट्रेड क्यों नहीं करते डियर नेशन? तो नेशन सेज हमारे पास इंफ्रा नहीं है। व्यापार कौन करेगा? जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आपके देश में अगर जो है मान लीजिए एक संतरे की कीमत जो है वो 10,000 रुपए किलो है, मान लीजिए आपके देश में उसकी कीमत 100 रुपए है मान लेते हैं, लेकिन एक देश है येमेन, कतर, कुवैत, यहां पर 10,000 रुपए है। क्यों? क्योंकि दिरहम में पे कर रहा है। आप क्यों नहीं अपने देश का संतरा जो है वो यमन, कुतर, कुवैत में जाकर बेचते? आंसर सिर्फ इतना है कि यहां से वो संतरा लेकर कैसे जाओगे? बट सोच कर देखिए, आपके देश में एक नदी हो, उस नदी पर आप अपनी नाव रखो और वो जाकर खुले अरबियन सी में, फाइन, अरब के सागर में, और वहां से जाते हुए यमन, कुतर में जो है वो उतर जाए और वहां से आप जो है उसे बेच सको। इसे कहते हैं फ्री ट्रेड। और फ्री ट्रेड कब होगा? जब आपके पास अधोसंरचना होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और याद रखिए चाइना बस यही कहता है कि ये लो मनी और इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, रोडवेज बना लो, रेलवेज बना लो, और जो भी तुम्हारे पास है उसे बेचो। अब देश बोलेगा ठीक है, पैसा तुमने दे दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनीज नहीं है। क्यों? हम तो विकसित नहीं हुए हैं अभी, बड़ी कंपनीज नहीं। चाइना से डोंट वरी, हमारे पास कंपनी है। अब चाइना कंपनी दे देगा, चाइना इंफ्रा बनाने के लिए पैसा दे देगा। अब चाइना का दिया हुआ पैसा देश ने उसी की कंपनी को दिया। कौन सी कंपनी? चाइना की कंपनी। डियर, चाइना की कंपनी पर चाइना का कंट्रोल है। पैसा आ गया घूम के किसके पास? चाइना के पास, और इंफ्रा बन गया तुम्हारे देश के अंदर। अब चाइना क्या बोलने वाला है? चाइना बोलने वाला है डियर मनी वापस करना है, फाइन, बट याद रखिए ये देश के पास पैसा है क्या? आंसर इज नो। इस देश के पास पैसा नहीं है, तो ये वापस कैसे करेगा? चाइना से एक काम करो, इस इंफ्रा से ट्रेड करो और ट्रेड करके पैसा दे दो। बट ट्रेड धीरे धीरे करके बढ़ेगा और ये देश अभी तो तुरंत रीपे नहीं कर पाएंगे। तो चाइना कहता है इस इंफ्रा का हम भी यूज कर लेते हैं। एक आध पोर्ट हमें दे दो, एक आध बंदरगाह हमें दे दो, एक आध एयरपोर्ट दे दो, रोडवेज दे दो। अब चाइना ने अपने पैसे से तुम्हारे देश के अंदर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ बना दिया। उसका उपयोग तुम भी करो, उसका उपयोग वो भी करेगा। और याद रखिए कि उनके पास जो है चाइना एक सिटी बनाता है जिसे चाइनीज सिटी बोलते हैं, पाकिस्तान में, कराची के पास, पाकिस्तान में ग्वादर के पास, पाकिस्तान में अदर एरियाज में। अब याद रखिए कि ये जो एरिया है यहां चाइनीज रहेंगे, इंफ्रा का यूज भी करेंगे, और याद रखिए उस देश के अंदर जो बंदरगाह है वहां नेवल कमांड भी बनेगा। अब सोच कर देखिए क्या कभी वो देश चाइना के अगेंस्ट जाने वाला है? अब चाइना बोलेगा कि गो बैक इंडिया, तो देश भी बोलेगा गो बैक इंडिया। वाई? या फिर वो कहेगा इंडिया गो बैक। अब यहां ध्यान दीजिए, गो बैक इंडिया या फिर इंडिया गो बैक, ये दो वाइसा वर्सा बातें हैं। फाइन, यहां समझिए जब बात होगी कि इंडिया गो बैक या फिर भारत को बाहर निकालो, फाइन, ये सारी बातें जो हैं वो आपस में लिंक होंगी। यहां हर एक लाइन का, हर एक सेंटेंस का अलग मीनिंग होगा। फाइन, तो इंडिया गो बैक है, इंडियंस गो बैक है, या फिर मैं कहूं कि इंडिया इज अ ब्रिटिश पैट। ये स्टेटमेंट था किसका? नेपाल का। फाइन, जब नेपाल में हाईली इन्फ्लुएंस था किसका? चाइना का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। अब समझिए धीरे धीरे करके सभी देश लाइन पर आते हैं। अब इन देशों को रियलाइज हो रहा है
कि चाइना से इतना मैसिव लोन ले लिया है कि ये देश अब सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये जो है फिर किसके इन्फ्लुएंस में आएंगे? इंडिया के। और इंडिया इसे ही ग्रैब इन करना चाहता है। याद रखें, नीचे से इंडिया को घेरा जाएगा, ऊपर से कैसे घेरेंगे? OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। फाइन। इसको इंडिया क्या बोलता है? हाईली एक्सप्लॉइटेटिव प्रोजेक्ट, यानी कि चाइना का सबसे ज्यादा शोषण करने वाला परियोजना। फाइन। कारण क्या है? देशों के अंदर जो है इन्वेस्ट करेगा और ये कर लेगा। और याद रखिए, चाइना ने ये कह रखा है कि ये प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का फेल होना चाइना का फेल होना है। फाइन। याद रखिए, देश कैसे स्टैब्लिश हुआ है? ये देश चाइना स्टैब्लिश हुआ है सिविल वॉर से। फाइन। एक समय पर सिविल वॉर लड़ी गई, एक समय पर दो पार्टियां आपस में लड़ी, और ये पार्टियां आपस में लड़ने के बाद एक देश बना। इन पार्टीज को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जनता सत्ता गिरा सकती है, इसलिए इलेक्शंस नहीं होते, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जो चाइना है वो परफेक्टली नोज, अगर लोग आ गए सड़क पे तो जनता जो है वो सरकार हटा देगी और दूसरा देश ही बनेगा फिर, या दूसरी पार्टी ही आएगी। अब इसे समझिए कि ये प्रोजेक्ट में जितना मनी दिया है चाइना ने, चाइना कभी ये इसे अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये प्रोजेक्ट फेल हो। और याद रखिए, इसीलिए चाइना जो है हर सीमाएं पार करेगा। और ये याद रखिए कि चाइना ने इसका, इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है। फाइन। चलिए, बहुत हुआ, मैं अपनी पॉकेट से सारा मनी निकाल कर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में डाल दूं, आप सभी निकाल के अपना धन सारा इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर दें, तब हम 4 ट्रिलियन पहुंचेंगे कहीं। फाइन। चाइना का इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, अकेले इसका कॉस्ट है $1 ट्रिलियन। फाइन। एस्टिमेटेड है, और इससे ज्यादा ही होगा। अब ये प्रोजेक्ट चाइना कभी फेल होते नहीं देख सकता, और इंडिया इसे सक्सेसफुल होते नहीं देख सकता। अब ये होनी है टसल। और याद रखिए, 10 साल का जो है वो गेम है। अब जब भी कुछ यहां होगा, ये समझिए वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आप छोटे छोटे इवेंट समझने का प्रयास करते हैं। फाइन। टोटल कहानी समझो। टोटल कहानी ये है कि चाइना इसे फेल होते नहीं देख सकता और भारत इसे सक्सेसफुल होते नहीं देख सकता। फाइन। अब दोनों के बीच में होनी है टसल, और इस टसल में आएंगे भाई साहब यूएसए, आएंगे यहां पर रशिया। रशिया हमारी अच्छी बनती है, और चाइना और यूएसए की बहुत राइवलरी है। अब यहां पर जो है वो रिलेशंस पे रिलेशन काउंटर होंगे। हम साथ देंगे इसराइल का, वो हमास के सपोर्ट में बात कर देगा रशिया। फाइन। या फिर रशिया जो है वो इस सपोर्ट में बात कर देगा कि जो है गाजा के अंदर जो एयर स्ट्राइक या फिर सीधा इन्वेजन कर रहा है इसराइल। फाइन। ये गलत है। फाइन। अब यहां पर सारी चीजें इंटरकनेक्ट, आपको इस प्रकार की समग्र जो है वो समझ विकसित करने की आवश्यकता है। तो आई थिंक आप इस एरिया की पॉलिटिक्स सब समझ चुके हो। अगर आप इससे रिलेटेड और कोई डायमेंशन जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जो है वो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में मैंने जैसा आपको बताया, आपको कुछ चीजें जो है वो बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपको। अब देखिए, ये है बच्चे बेसिकली हमारा इंडिया, और यहां ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट को बेसिकली कहा जाता है हमारे साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन। इसमें आप जो है पाएंगे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये वाला एक पोर्शन है, और इस तरीके से आप जाएंगे तो यहां पर एक बड़ा पोर्शन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये पोर्शन बनकर रेडी है। ठीक, ये हमारा इन ऑल टोटल जो है वो मैप है। याद रखें कि साउथ ईस्ट एशिया में मेजरली कौन कौन से देश आते हैं, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। इसमें जो है साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया दिखाई देगा, मलेशिया दिखाई देगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका नाम सामान्यतः हमें जो है जल्दी सुनने में नहीं आता। इसमें एक देश तो याद रखिए ताइवान है। याद रखिएगा कि ताइवान जो है वो कम्युनिस्ट नेशन कैटेगरीज में आता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कैटेगरीज क्या है, तो बेसिकली चाइना में एक सिविल वॉर हुई थी, एक पार्टी जीती जिसे कहा जाता था रिपब्लिक ऑफ चाइना की पार्टी, और ये पार्टी जो है उसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश करा। और जो पार्टी हारी, ये पार्टी गई बेसिकली कहां पर, एक द्वीप में, और उस द्वीप को नाम दिया गया कॉमनली ताइवान। तो याद रखिए वन चाइना पॉलिसी क्या है, और ये याद रखिएगा कि ये पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी बेसिकली ये कहती है कि सारे देशों को इस बात पर एग्रीड होना चाहिए कि विश्व में केवल एक चाइना है, और वो एक चाइना कौन सा है, वो एक चाइना यही दुष्ट जो है हमारे साथ जो बॉर्डर बनाता है। एक ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि साउथ ईस्ट एशिया, खासकर ये वाला पार्ट, यहां का एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन सा है, तो याद रखिए यहां का एकमात्र स्थल रुद्ध देश आपको दिखाई देगा लाओस। याद रखिए लाओस जो है
ये साउथ ईस्ट एशिया का वन एंड ओनली लैंडलॉक नेशन की कैटेगरी में आता है। इस स्थान पर अभी हम ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा इस एरिया की मेजर रिवर्स के बारे में हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। याद रखिए यहाँ की जो मेजर रिवर, इसमें साल्विन, इरावदी आएगी। याद रखिए कि ये रिवर्स जो है वो तिब्बतियन प्लेट्यू से आती है और तिब्बत के पठार की अपनी खुद की जियोपॉलिटिक्स है, जो ये कहता है कि इस पठार से पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सारी मेजर रिवर्स आती हैं और जो भी इन रिवर्स का एरिया को कंट्रोल करेगा, अर्थात जो भी इन पठारी क्षेत्र को, खासकर ये जो आप देख पा रहे होंगे जो बेसिकली तिब्बत वाला पार्ट है, इस पार्ट को जो भी नेशन कंट्रोल करेगा, याद रखिए वो नेशन जो है वो रूल करने वाला है किसे? वर्ल्ड को। तो ये चीजें आपको माइंड में थोड़ी सी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फाइन, ये हमारा बनकर रेडी है साउथ ईस्ट एशिया। अब यहां ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आइए ध्यान दिए, यहां पर जो है आपको एक देश दिखाई देगा जिसे कहा जाता है इंडोनेशिया। अब यहां से हर एक देश के बारे में जो है इंफॉर्मेशन आप लोग सुनना स्टार्ट करेंगे। याद रखें, ये जो इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। फाइन, इसे मैं अभी आपके जो है वो यहां पर मेंशन भी करूंगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा याद रखें। इंडोनेशिया बेसिकली 3 पोर्शन में आता है, ठीक है। याद रखें, एक इंडोनेशिया आपको दिखाई देगा जो इस प्रकार से द्वीपों में विभाजित है। ये याद रखिए कि विश्व का एक तो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि इसकी पॉपुलेशन, जहां तक मैं अभी तक अपडेटेड हूं, इसकी पॉपुलेशन जो है वो यूएसए से लगभग थोड़ी आसपास है या ज्यादा है। इस कंपैरिजन को थोड़ा सा याद रखें। और इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि जो इंडोनेशिया है ये वर्ल्ड का अभी तक, मतलब कुल मिला के ऑफिशियली जब तक डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है, ठीक है। ये इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, ठीक। इसमें आपको 3 मेजर द्वीप दिखाई देते हैं, मैं अभी नेमिंग बताऊंगा। इसे कहा जाता है सुमात्रा, इसे कहा जाता है जावा, इसे कहा जाता है बाली। एक एक द्वीप के बारे में डिटेल में देखना है, याद रखें। इसके अलावा यहां पर आपको जो है वो एक और द्वीप दिखाई देगा और ये जो द्वीप है इसका कंटिन्यूएशन याद रखिए ओशनिया में आता है। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जो है ओशनिया वाला जो मेरा वीडियो था, जिसको मैंने ऑस्ट्रेलिया के नाम से पब्लिश करा था, क्योंकि अगर ओशनिया लिखता तो शायद सभी को समझ में नहीं आता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखिए, ओशनिया वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया और बेसिकली पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप को जो है शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा, इस द्वीप को जो है ये जया द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक। पॉपुलरली इसे जया के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अब इसके अलावा याद रखें कि यहां पर आपको एक बड़ा सा द्वीप और दिखेगा, इसे बेसिकली कहा जाता है, जस्ट अ सेकंड, वैसे तो ये द्वीप जो है वो आता इस स्थान पर है, याद रखिए जावा के ऊपर आता है, पर चूंकि मुझे यहां मार्किंग इस प्रकार से करनी थी इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा नीचे बनाया है, ठीक है। अब यहां पर याद रखें कि ये आता यहां पर है, आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन में इसे इस स्थान पर ही इमेजिन करना है। बाकी इज नॉट अ बिग डील, ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर आप इसे इस स्थान पर बना देते हैं तो भी। मैं इसे थोड़ा सा दूर बना रहा हूं, ठीक। अब यहां समझिएगा, आपको अपने इमेजिनेशन में इसे यहां ही इमेजिन करना है, ओके। चलिए, तो याद रखें ये वाला द्वीप कौन सा है, इसे कहा जाता है ब्रुनई। याद रखिए जो ब्रुनई है इसमें 3 देश आते हैं, माफ कीजिएगा बोर्नियो है, इसमें 3 देश आते हैं। बोर्नियो देश का नाम है, थोड़ा सा याद रखिएगा, बोर्नियो देश का नाम है और इसमें 3 देश आते हैं। अब कैसे क्या है मैं अभी एक एक करके आपको सब समझाता हूं। तो देखिए, ये इंडोनेशिया है, ये वाला पोर्शन यहां इमेजिन कर लीजिएगा। ये बेसिकली जो है एक सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर याद रखिए यहां आपको जो है वो एक द्वीप समूह दिखाई देगा, याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है फिलीपींस का द्वीप समूह, क्लियर। और यहां ऊपर आपको जो है वो ताइवान दिखाई देगा, ठीक। तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है वो अपने इमेजिनेशन को रखना है कि आपको कुछ इस तरीके से द्वीपों का क्रम दिखाई देने वाला है। जस्ट अ फ्यू सेकंड, अभी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, फाइन। अच्छा, और ये भी याद रखिएगा इन देशों की कैपिटल का क्रम भी आता है, मैं अभी सारे देशों की कैपिटल का क्रम भी आपको डिस्कस करूंगा, ठीक। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। याद रखिए ये शेडिंग जो है आपके दिमाग में कुछ चीजों के इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपके पास समय हो और एग्जाम में आपको ये शेडिंग करने में ज्यादा समस्या ना हो तो जरूर करें, ये आपके जो है आंसर राइटिंग को और भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। चलिए, अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिएगा सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम स्टार्ट करेंगे इंडोनेशिया के साथ, क्लियर है। तो यहां ध्यान दें, याद रखिएगा कि आपको जस्ट अ फ्यू सेकेंड, आपको इस स्थान पर ये वाले पोर्शन पे ये दिखाई देगा, ये है इंडोनेशिया। हम इसी से स्टार्ट करते हैं
याद रखिए ये है इंडोनेशिया। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, याद रखें ये है बेसिकली इंडोनेशिया। अब सुनना स्टार्ट करें। याद रखें ये जो इंडोनेशिया है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंगली याद रखें, इंडोनेशिया को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश। फाइन, यहां मेंशन करते हैं सबसे बड़ा द्वीपीय देश। इसमें याद रखिएगा इस देश में नियर अबाउट 500 प्लस द्वीपों का समूह है। 500 से ज्यादा आपको यहां पर द्वीप दिखाई देते हैं। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि ये जो है आर्क ऑफ आइलैंड है, ठीक, यानी कि चापाकार द्वीप समूह है। और यह भी याद रखिएगा इसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्किपियालागोस या फिर फेस्टून्स। ये वर्ड आपको देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर यह कह दूं, और इस चीज को चलिए मैं भी एक्सेप्ट करता हूं और आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो यूपीएससी है ये इंग्लिश में पेपर डिजाइन करता है और उसकी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे कि आपको इंग्लिश में शब्द पता हो, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में फिर मार्स मंगल सब पार कर जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है इसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्किपियालागोस या फिर फेस्टून्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फेस्टून या आर्किपियालागोस। फाइन, एक चीज ये, अब ये भी याद रखें कि ये जो द्वीपीय देश है इसमें मुख्यतः कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो ध्यान दें, याद रखिएगा। चलिए इसे जो है अलग स्लाइड में बनाते हैं। याद रखिए इंडोनेशिया हम देख रहे हैं, फाइन। अब देखिए सबसे पहली चीज तो इंडोनेशिया, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, सबसे बड़ा, जस्ट अ सेकेंड, सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। आर्किपियालागो मैंने आपको बता दिया, यानी कि चापाकार द्वीप समूह। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में मुख्यतः कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो हमें अब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आप लोग का ध्यान यहां पर केंद्रित चाहूंगा। याद रखें यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा सुमात्रा, दूसरा आपको याद रखिए यहां पर दिखाई देगा जिसे कहा जाता है जावा, और तीसरा याद रखिएगा यहां पर दिखाई देगा बाली। फाइन, अब सुनिए जो सुमात्रा है इसके लिए क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए। पहली चीज तो याद रखें यहां पे आपको जो है वो टोबा ज्वालामुखी या फिर टोबा झील दिखाई देगी। आप झील माने या ज्वालामुखी माने, जो आपको मानना हो, पर यह याद रखिए कि मानव के डीएनए का, यानी कि ह्यूमन डीएनए का डायरेक्ट कनेक्शन है टोबा के साथ। एक समय पर टोबा ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट ने क्या करा, तो इस विस्फोट ने जो है जो पूरे विश्व में मानव थे इनकी जनसंख्या को लिमिटिफाई कर दिया था। एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इस पर, जो वैल्यू एडिशन, तो जो दूसरी हमारी सीरीज है वैल्यू एडिशन की, वहां पर आपको देखने को मिलेगा टोबा ज्वालामुखी का मानव के डीएनए के साथ जो है संबंध। आप पाएंगे कि चाहे आर्कटिक में रहने वाला मानव हो, चाहे इंडोनेशिया में रहने वाला मानव हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला मानव हो, इन सभी के डीएनए में बहुत कॉमनैलिटी है। ठीक है, ये दिखाता है कि वास्तविकता में हम 10-20 हजार बंदरों की ही संतानें हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं, जितने भी मानव आपको दिख रहे हैं, सारे वो 10-20 हजार जो है वो बंदरों से ही आए हैं। फाइन, इसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, और इसको अगर जानना हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। कुल मिला के ये जो झील है, इस झील, ये जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी में एक समय पर विस्फोट हुआ था और विश्व में जितने भी मानव थे वो सब समाप्त हो गए थे। केवल बेस्ट वर्जन ऑफ ह्यूमंस, जो सबसे ज्यादा विकसित थे, वो माइग्रेट कर पाए, वो पलायन कर पाए, उन्होंने अफ्रीका में शेल्टर लिया। एक हिमयुग लाया था इस ज्वालामुखी ने, और जब यह हिमयुग आया उसके बाद सारे मानव खत्म हुए। सबसे बेस्ट जो मानव बचे वो अफ्रीका तक पहुंच पाए और वहां शेल्टर लिया, और वहां से फिर जो है पूरे मानव फैले पूरे विश्व में। तो याद रखिएगा कि ये टोबा ज्वालामुखी आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज याद रखें कि यहीं पर आपको जो है एक और स्थान दिखाई देगा जिसे कहा जाता है क्रांकाताओ। जस्ट अ सेकेंड, क्रांकाताओ ज्वालामुखी। याद रखें ये जो क्रांकाताओ ज्वालामुखी है, ये एक
विशालकाय ज्वालामुखी है, नाम याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और यह भी याद रखें कि इस ज्वालामुखी में यदि विस्फोट हुआ, फाइन, समझिएगा इस चीज को, यदि इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पानी के अंदर जाएगा। याद रखें कि 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के समय इसका एक पैरासाइट ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी के ऊपर एक ज्वालामुखी था, याद रखें, उसे कहा जाता है अनाक्रांकाताओ। अनाक्रांकाताओ, याद रखिए, अनाक्रांकाताओ में विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट के कारण ज्ञात मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। क्या हुआ था उस सुनामी में? अर्थ अपने अक्ष से जंप एंड बाउंस करा था, अपने ही जो अक्ष है उस पर उछली थी पृथ्वी। आप पाएंगे म्यांमार की प्लेट कई मीटर शिफ्ट हो गई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई मीटर शिफ्ट हो गए थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ये पानी के अंदर चला गया था, जो ग्रेट निकोबार में आता है और आज तक बाहर नहीं आया। सबसे विध्वंसकारी सुनामी आई थी 2004 में, और याद रखिए ये सुनामी क्रांकाताओ में विस्फोट के कारण नहीं आई थी, ये अनाक्रांकाताओ जो इसका परजीवी या कहें पैरासाइट वोल्केनो है या परपोषी वोल्केनो है, ये इसके ऊपर बना हुआ है छोटा सा, ठीक, इसमें विस्फोट के कारण। अब आप सोचें कि जब क्रांकाताओ में आएगा तो क्या जो है वो स्थिति होगी, क्या वो कंडीशंस होगी, क्या वो सर्कमस्टांसेस होंगे, ठीक है। एक सिंपल सा जो है कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का एक मेजोरिटेरियन पार्ट जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा, फाइन। तो एक टोबा ज्वालामुखी याद रखिएगा, एक क्रांकाताओ याद रखिएगा, सुमात्रा में आता है। इसके अलावा जावा के लिए याद रखें क्या डायमेंशन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, और मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं, इट इज सब्जेक्टिव मैटर, हम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं। अब यहां देखिए ध्यान से, जो जावा है यहां पे आपको जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल दिखाई देगी, राजधानी दिखाई देगी, और इसे कहा जाता है जकार्ता। अब यहां ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा जो जकार्ता है ये राजधानी का जो है परिवर्तन होने वाला है, इसमें चेंजेस होने वाले हैं, और कारण क्या है ये भी याद रखिएगा, कितना बड़ा ये इवेंट है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक। याद रखें कि ये जो है क्षेत्र आप पाएंगे कि ये पानी के अंदर चला जाएगा कुछ समय में, ठीक, ये जो है सबमर्ज हो जाएगा, ओके। और ये पता है किसे? इंडोनेशिया को, इसीलिए इंडोनेशिया जो है इसे शिफ्ट कर रहा है। याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज्यादा खतरा आपको मॉरिशस में दिखाई देगा। मॉरिशस जो है उसकी पानी में जाने की संभावना है, ठीक। मॉरिशस तो खैर फिर भी एक आप मान लें, ठीक है। इसके अलावा जो मालदीव्स हैं ये तो सबसे ज्यादा खतरे में है, फाइन, सबसे कम ऊंचाई पर आने वाले देश में आता है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, ये क्षेत्र। और याद रखिए मालदीव्स मॉरिशस ने तो अब कोस्टल एरिया ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में जमीनें खरीदना भी प्रारंभ कर दिया है, द्वीप लेना भी प्रारंभ कर दिया है। कारण यही है कि समय के साथ ये जो है क्षेत्र, ये देश जो है वो डूब जाएंगे, और इसी क्रम में जो है जकार्ता को भी शिफ्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है। कहां शिफ्ट करना है तो ये याद रखिएगा, आने वाले समय में काम आएगा। ये जो मैप दिख रहा है इसमें याद रखिए इस वाले पार्ट में करेंगे, अभी हम इसे जो है वो बाइफरकेट भी करने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते जाएं। एक ये जकार्ता वाला पार्ट याद रखें। अब बाली के लिए याद रखें कि बाली जो है ये सबसे पहले याद रखिएगा ये अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और ये याद रखिएगा कि ये पर्यटन के लिए क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो विश्व में अदर कहीं नहीं है। बाली में आपको जो है वो आप पाएंगे कि एक संरचना होती है जिसे जो है वो ब्रिजेस कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से बनने वाले, चट्टानों के बीच से बनने वाले ब्रिजेस हैं। कभी आप लोग जो है वो गूगल करिएगा बाली के बीचेस के बारे में, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कभी हम अलग से इस पर डिस्कशन करेंगे। इतना समझ लीजिए कि बाली इज अ हॉट स्पॉट, बाली इज अ मोस्ट फेवरेट स्पॉट ऑफ एशिया फॉर द टूरिस्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बाली इज फेमस फॉर टूरिज्म, ओके। अब इसके अलावा यह भी याद रखें कि जो इंडोनेशिया है ये इंटर कॉन्टिनेंटल नो, लेकिन ये एकमात्र, ध्यान से सुनिएगा, एक मात्र एशिया का ऐसा देश है, एशिया का देश है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है, फाइन, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में भी आता है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी आता है, ठीक। इसके अलावा यह भी याद रखिए कि इस देश से जो है वास्तविकता में भूमध्य रेखा भी गुजरती है,
ठीक, मतलब एशिया का एकमात्र देश जो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, साथ ही एकमात्र ऐसा देश आप पाएंगे जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। और ये याद रखिए कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा जो है वो एशिया के अदर किसी नेशन से डायरेक्टली नहीं पास होती। ठीक है, अब यहां देखिएगा, एक तो ये डायमेंशन हो गया कि यहां से भूमध्य रेखा। अब इसमें याद रखें कि जो जकार्ता है, ठीक, ये सबसे दक्षिण में आने वाली, ठीक, सबसे दक्षिण में आने वाली एशिया के किसी देश की राजधानी है। और ये लोकेशनल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखें, सबसे दक्षिण में आने वाली एशिया के किसी देश की राजधानी है। ठीक, किसी देश की याद रखिएगा राजधानी है। अब इसके साथ यह भी आपको याद होना चाहिए कि जो इंडोनेशिया है, ये मैंने जैसा आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, सबसे बड़ा जो है इस्लामिक देश। लेकिन यह याद रखें कि भारत के साथ चाहे किसी इस्लामिक देश के रिलेशन स्टार्टिंग में अच्छे रहे हो या ना रहे हो, आज तो काफी बेटर है, काफी बेटर, इवन बेस्ट है। फाइन, हमारे लिए सबसे बड़ा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसने करा है? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरामको। सऊदी अरामको इज अ ऑयल रिफाइनरी कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। 78 बिलियन यूएस डॉलर का वन गो इन्वेस्टमेंट था। कहां पे? जामनगर ऑयल रिफाइनरी में। इंडिया की 100% 24 कैरेट विन था ये। इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑयल पोर्ट था और सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, वो जो है पाकिस्तान के मिसाइल रेंज में आ रही थी। अब दो जन्म जो है वो पाकिस्तान अटैक नहीं कर सकता हमारे ऑयल रिफाइनरी पे। रीजन क्या है? रीजन इज कि अब इन्वेस्टमेंट किसका है? इन्वेस्टमेंट है बेसिकली सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरामको का। और ये सऊदी अरेबिया या सऊदी अरामको कह लीजिए, ये पाकिस्तान के जो है एक समय पर बहुत प्रोमिनेंट सपोर्टर्स थे फॉर कश्मीर डिस्प्यूट। अब अगर उनका इन्वेस्टमेंट इधर है तो नो डाउट पाकिस्तान 2 जन्म, आने वाले 7 जन्म भी जो है इस एरिया में मिसाइल अटैक के बारे में नहीं सोच सकता। ठीक, तो ये एक डायमेंशन याद रखिएगा कि इस्लामिक देश से हमारा उस समय कोऑर्डिनेशन नहीं था, आज बहुत अच्छा है। इस देश के साथ तो हमारा हमेशा से था। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो सुकर्णो थे, यहां के एक लीडर थे, याद रखिएगा, इन्होंने भी जो है वो स्टार्टिंग से ही, मतलब जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी और इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से ही हमारे सुकर्णो के बाद से, सुकर्णो पहले प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, वहां से लेके आज तक अच्छे रिलेशन है। इसमें यह भी याद रखिएगा कि इस देश का और भारत की बहुत ज्यादा कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। हमारे संबंध हमारे कल्चर के कारण हैं। याद रखें कि आप पाएंगे इस्लामिक देश है बट रामलीला का मंचन हो, इंडिया में जो प्रोमिनेंट गॉड्स हैं, जो ईश्वर्स हैं, जो भगवान हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर टेम्पल्स हो, ये सारा कल्चर इज प्रेजेंट इन इंडोनेशिया। मैं एक स्टेटमेंट कोट करूंगा कि एक समय पर जो है इंडोनेशिया के एक पीएम का इंडिया में विजिट हुआ था और उस समय इन्होंने कहा था कि हमें गंगा का जो है एक भर के बाल्टी पानी चाहिए है। ठीक, वैसे गघरी वर्ड उन्होंने यूज करा था। फाइन, आप पाएंगे पानी हम लेकर जाना चाहते हैं और इंडोनेशिया की नदियों में डालना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान काफी ऑफेंड हुआ था कि भाई एक इस्लामिक देश हो के आप ऐसी बात कैसे करते हो। तो उन्होंने कहा कि ये कल्चर का पार्ट है हमारे। फाइन, मैं एग्जैक्टली इस पे श्योर नहीं हूं भाई, इसलिए इसे लिखिएगा नहीं पेपर में। मैंने कहीं पर जो है किसी बुक में इसको रेफरेंस में रीड करा था। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है, इसे डू नॉट पुट इन द कॉपीज। बट ये रॉन्ग नहीं है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट जरूर करता है। ठीक है, तो ये याद रखें कि ये जो है हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज को दर्शाता है, हमारे कल्चरल रिश्तों को दिखाता है। ये इंडोनेशिया के बारे में आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान से देखें, इसके पश्चात आप पाएंगे, जस्ट अ फ्यू सेकंड, ये हम पोर्शन चूंकि लिख चुके हैं, हम इसे हटा देते हैं। याद रखें, इंडोनेशिया के पश्चात आप बढ़ेंगे आगे तो याद रखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये वाला पार्ट हम अगर हटाना चाहें तो इसे थोड़ा सा जो है वो क्लीन कर दें। अब आ जाइए, याद रखें आपको इस स्थान पर, मैंने पहले भी कहा इसे यहां इमेजिन करेंगे। याद रखें यहां पर आपको जो है एक सागर दिखाई देगा। थोड़ा सा आप लोग का कंसंट्रेशन मैं चाहूंगा, आप ध्यान से देखें। याद रखें कि इस स्थान पर जो सागर दिखाई देता है इसे कहा जाता है जावा सागर। ठीक, नीचे आपको दिखाई देगा इसे कहा जाता है हिंद महासागर। कि जो जावा सागर है, जस्ट अ फ्यू सेकंड, जो जावा सागर है इज अ पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। ठीक, ये साउथ चाइना सी का पार्ट है,
साउथ चाइना सी का ये पार्ट है। और याद रखें कि यहां पर एक संधि है जिसे कहा जाता है सुंडा, सुंडा जल संधि। याद रखें ये जो सुंडा जल संधि है ये जावा सागर को डायरेक्टली कनेक्ट करती है किसके साथ, नीचे आप पाएंगे हिंद महासागर के साथ। और याद रखिए ये जो साउथ चाइना सी है इसी का एक पार्ट है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ थाईलैंड या थाईलैंड की खाड़ी। जस्ट अ सेकेंड, फाइन, इसे कहा जाता है थाईलैंड की खाड़ी। क्लियर। अब यहां ध्यान दें जो थाईलैंड की खाड़ी है या साउथ चाइना सी है या फिर आप जावा सी मान लें, ये तीनों ही कनेक्ट होते हैं यहां पर। इसे याद रखिएगा, इस स्थान पर आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और याद रखें बंगाल की खाड़ी में इस स्थान पर आता है, इसे कहा जाता है अंडमान सागर। मैं पहले भी बता चुका हूं बट यहां पर और चीजें मैं ऐड करूंगा, अंडमान सागर। ठीक। अब ये इससे कनेक्ट होता है, यहां पर है एक संधि जिसे कहा जाता है चाइना का चोक पॉइंट। याद रखिएगा सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक। अब यहां ध्यान से सुने, ये जो मलक्का जल संधि है यहां पर आपको देश दिखाई देगा बट ऑब्वियस है ये आपको सुमात्रा दिखाई दे रहा है, यहां मैं नेमिंग भी कर दूं। और याद रखें अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं मिलता भाई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, आपको जो है वो कोई ना कोई आंसर जरूर दे देगा। आप पाएंगे कि ये पीडीएफ आप अभिनव भोरे ज्योग्राफी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके चले तो वापस आ जाए। याद रखिए ये मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि को लिए याद रखिएगा यहां आपको दिखाई देगा ये है सुमात्रा। जस्ट अ सेकेंड, ये है सुमात्रा बेसिकली। अब देखिए याद रखें मलक्का जल संधि सुमात्रा और किसके बीच में है, यहां याद रखिएगा ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, मेक श्योर इसे बेसिकली कहा जाता है, ये वाला पोर्शन है ये है मलेशिया का। ठीक, म्यांमार नहीं कहा है मैंने, पाप नहीं कर दीजिएगा। ठीक, इतनी ब्लंडरस मिस्टेक ना करें, ये वाला पार्ट जो है ये है बेसिकली मलेशिया का। ठीक, तो जो मलक्का जल संधि है याद रखें कि ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, आप ये कह लीजिए, या फिर याद रखें कि यहां पर आपको एक छोटा सा देश और दिखाई देगा, इसे बेसिकली कहा जाता है सिंगापुर। ठीक है, तो याद रखिए कि या तो आप मलक्का जल संधि को कह लीजिए मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, या तो आप कह लीजिए मलेशिया और सिंगापुर, सिंगापुर और सुमात्रा, ये सारा इज राइट। ठीक है, आइए इसे जो है हम यहां मेंशन कर दें, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान दें। याद रखें कि ये है बेसिकली मलक्का, ठीक, जल संधि। ध्यान दें, याद रखिए जो मलक्का जल संधि है आप कह सकते हैं ये मलेशिया एंड इंडोनेशिया के बीच में है, या फिर ये कह लीजिए कि ये मलेशिया, मलाय एंड सिंगापुर के बीच में है, या फिर कह लीजिए ये सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के बीच में है, और जहां भी इंडोनेशिया आए वहां पर सुमात्रा याद रखिएगा। ठीक, ये सुमात्रा आपको याद रखना है, पॉइंट क्लियर। अब सेकेंड डायमेंशन सुनो, याद रखिएगा कि ये जो मलक्का जल संधि है इसके ऊपर चाइना की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, यानी कि जो चीन है इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ये याद रखिए कि चाइना का जो ट्रेड है, और खासकर कौन सा ट्रेड, तो जो हाल दिल का इधर हो रहा है, यानी कि जो हाल इंडिया का है ऑयल को लेके, हम ऑयल डेफिसिट नेशन है, हम तेल के लिए अन्य देशों पर निर्भर करते हैं, वही हाल चाइना का है। याद रखिएगा कि चाइना में एक एक बूंद जो ऑयल आता है उसका प्रोमिनेंट पोर्शन, अभी यूक्रेन रशिया वॉर को स्थिति को अगर हम अवॉइड कर दें तो चाइना का जो मेजर ऑयल है वो यहीं से आता है। और याद रखिए ये जो ऑयल है ना बच्चे, ये याद रखिएगा कि चाइना इसे हर बार जो है वो श्योर करना चाहेगा कि ऑयल की सप्लाई ना रुके। ये लाइफ ब्लड है हर एक देश के लिए, चाहे वो भारत हो चाहे वो चाइना हो। तो याद रखिए इसे इंश्योर करने के लिए चाइना एक नया जो है वो आप कह सकते हैं गेम खेलता है, इसे कहा जाता है इस्थमस ऑफ क्रा, इस्थमस ऑफ क्रा। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये नाम याद रखिएगा।
अब ये इस्थमस ऑफ क्रा क्या है? इस्थमस का मतलब होता है स्थल डमरू मध्य, ठीक, ये है स्थल डमरू मध्य। अब ये क्या है, तो आइए मैं इसे यहां पर आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करता हूं, देखो बच्चों आप सभी को ये कंटेंट अगर ठीक लग रहा है, आई नो कि ये चीजें, मैं जहां तक मैं जानता हूं भाई, अगर कहीं पर हो तो मैं नहीं कह सकता ऐसा, बट यस जहां तक मेरी नॉलेज है ये एक साथ एक स्थान पर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। फाइन, अब अगर आपको मिल रहा है तो भाई थोड़ा सा मैं ये उम्मीद रखूंगा आप सभी से, ये मेरी जो है आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि थोड़ा सा इसे शेयर करिए, इसे थोड़ा सा जो है वो पुश करें। समय के साथ जो है वो एंगेजमेंट कम होती जाती है, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी इसे थोड़ा सा शेयर करिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव अपने विचार देते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, और भी दें, आप बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपके जो विचार होते हैं वो डेफिनेटली, देखिए मैं हो सकता है बहुत जो है होशियार हूं पढ़ाई में, या फिर कोई बहुत होशियार हो पढ़ाई में समझ में, लेकिन एक से ज्यादा दिमाग जब चलते हैं तो अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की होती है, अप्रोचेस नेक्स्ट लेवल की होती हैं। आप सभी अपने विचार दें, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। ओके, अब इस समस्या ऑफ क्रा को आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। फाइन, देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे करूं, ओहो जस्ट अ सेकेंड, याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ये है वो क्षेत्र, ठीक है, तो समझिए कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये है बेसिकली क्या, ये है बेसिकली मलेशिया वाला पोर्शन, ठीक, ये इस प्रकार से दिखता है एक्चुअल में। यहां पर आपको जो है वो दिखाई देता है इंडोनेशिया वाला पोर्शन, ठीक। अब समझिए कि चाइना क्या करना चाह रहा है, चाइना वही करना चाह रहा है जो कभी जो है वो यूएसए ने करा था। क्या करा था, तो यूएसए, आप पाएंगे कि यूएसए की बॉर्डर जो है वो किस किस के साथ लगती है, प्रशांत महासागर के साथ भी लगती है और अटलांटिक के साथ भी, लेकिन अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। प्राकृतिक रूप से आप पाएंगे जो अटलांटिक है और जो आप पाएंगे प्रशांत महासागर, ये आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। या नीचे जाओगे तो नीचे आपको फिर दक्षिणी ध्रुव दिख जाएगा, ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको जो है उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा, बीच में पूरी एक चेन है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की, अब कनेक्ट नहीं होता। लेकिन यहां आप इसको इस प्रकार से जो है यहां समझ पाएंगे, वर्ल्ड मैप कहां गया भाई, ये है, ठीक। अब जो यूएस है उसने क्या करा, यहां से कैनाल बना ली, यहां से नहर बना ली, कहां बनाई, पनामा में बनाई, पूरी यूएसए ने बनाई। अब कभी आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे ना तो आपको पनामा बताऊंगा, पनामा में एक झील के अंदर पानी भर के, याद रखे जमीन के टुकड़े को आरडीएक्स लगाकर उड़ाया था एक बार जर्मनी ने, भूस्खलन आया था, महामारी फैली थी, और मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसा मंजर था जहां पर ह्यूमैनिटी ने, जहां पर जो है वो मानवता ने, पूरे इवोल्यूशन ने देखा कि किस प्रकार से मानव ने अगर हस्तक्षेप करने का प्रयास करा, प्रकृति कितने रेडिकल मैनर में जो है रिटेलिएट करती है, ठीक, ये एक चीज समझिएगा। अब उसके बाद किसी देश ने दुस्साहस नहीं करा कि एक हिस्से को तोड़कर सागर का अंदर डालें और सागर के अंदर कैनाल बना ले, या फिर सागर को जोड़ने के लिए कैनाल बना ले, ये किसी देश ने प्रयास नहीं करा, लेकिन यूएसए ने कर दिखाया। यूएसए ने कैसे करा, तो कभी हम डिटेल में समझेंगे पनामा नहर के बारे में। करा क्या है, करा यह है कि लिफ्ट करते हैं ब्रिज को और यहां से ब्रिज उठाते हैं, ठीक, उठा के एक जो है झील के अंदर रखते हैं, उठाने के बाद उतारते हैं, लिफ्ट करते हैं शिप को, फिर एक झील में वो चलता है, उस झील के अंदर पानी आता है एक नदी से और फिर उसे उतारा जाता है। यह हाइड्रोलिक सिस्टम से होता है और हाइड्रोलिक सिस्टम से उतनी एनर्जी नहीं लग रही है। कारण क्या है, इंजीनियरिंग, नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग। कभी आपको इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली हम इस पर वीडियो बनाएंगे। याद रखें कि जैसा कमाल यहां पर यूएसए ने करा है, कुछ ऐसा ही दुस्साहस जो है वो चाइना भी यहां के लिए करना चाहता है। याद रखिए कि चाइना चाहता है, इस एरिया को कहा जाता है इस्थमस। इस्थमस का मतलब है एक ऐसा पतला स्थान, ऐसा पतला स्थलखंड जो 3 दिशा से किससे घिरा हो, सागर से। बट रुकिए, आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी इस्थमस होना चाहिए, फिर इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब है एक ऐसा स्थलखंड जो 3 दिशाओं से सागर से घिरा हो। तो फिर इस्थमस और स्थलखंड, इस्थमस और प्रायद्वीप में क्या डिफरेंस है, तो याद रखें जो प्रायद्वीप है वो बड़ा होता है और जो इस्थमस या स्थल डमरू मध्य पतला है। क्लियर, ये डायमेंशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये वही डिफरेंस है जो बे और गल्फ में होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाए, याद रखिए कि चाइना चाहता है बेसिकली कि इस स्थान पर एक कैनाल बना ली जाए, एक रास्ता बना लिया जाए, और यह रास्ता जो है अल्टरनेटिव की तरह कार्य करेगा। किसके लिए, किसके वर्सेस में, मलक्का के वर्सेस में। और यही कारण है कि जो मलेशिया है, जो मलाय है, यहां पर
जो है वो चाइना कंटिन्यूसली जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना का इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि यहां जो नहर बनाना चाहता है, ये नहर किसका अल्टरनेटिव होगा? नहर अल्टरनेटिव होगा बेसिकली मलक्का जल संधि का। ठीक, अब ये याद रखिए ये कहां आएगी, तो ये मलेशिया में आएगी, इस स्थान पर होगी और सुमात्रा के सामने होगी। ठीक, ये चाइना का प्रोजेक्ट है। क्लियर? इसके इस तरफ आपको जो है क्या दिखाई देगा, तो आई थिंक आप सभी यहां पर पहले भी देख चुके हो। यहां आपको जो है एक तरफ थाईलैंड की खाड़ी और साउथ चाइना सी दिखेगा, साउथ चाइना सी, थाईलैंड की खाड़ी, और यहां पर ये दिखाई देगा। फाइन, तो इसे यहां पर मेंशन कर ले। यहां पर आपको साउथ चाइना सी, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको जो है वो साउथ चाइना सी दिखेगा और यहां पर आपको जो है इंडियन ओशन या हिंद महासागर दिखाई देगा। ठीक, चलिए, तो यहां तक का आई थिंक ये पोर्शन इतना क्लियर है। मैं मानकर चलता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो बच्चे, आप जो है बेशक कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिए कि ये जो साउथ चाइना सी आपको दिख रहा है, ठीक, इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहां पर चाइना का स्टेटमेंट है कि साउथ चाइना सी का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो चाइना का होना चाहिए। किस आधार पर? तो यहां पर आधार बहुत ही बचकाना है, ठीक, बट है यही आधार। ठीक, तो समझिएगा कि चाइना ये कहता है कि साउथ चाइना सी के अंदर एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन चाइना ड्रॉ करता है। इस लाइन को चाइना कहता है 9 डैश लाइन। ठीक, ये लाइन कहीं भी जो है वो वास्तविकता में नहीं आती, ये केवल और केवल सपनों में है और कागजों पे है। ठीक, किसके कागजों में? चाइना के कागजों में। चाइना ये कहता है कि 9 डैश लाइन, यहां से जो एक लाइन गुजारता है और ये कहता है कि उतना सागर चाइना का है और इसका सिर्फ इतना आधार आप समझ लीजिए। चाइना का कहना है कि ये हिस्सा कभी ऊपर था, अभी 1500 सालों में ये नीचे गया है और चूंकि अभी नीचे गया है तो ये हमारा पार्ट होना चाहिए और ये चाइना का जो है वो इकोनॉमिक एरिया है। इसका सभी लोग खंडन करते हैं और इसे कोई नहीं मानता। चाइना मानता है और यहीं पर अपना मिलिट्री जो है और नेवल बेसिस को हमेशा स्ट्रेंथन करता रहता है। ठीक, अब ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अब आ जाइए इस स्थान पर, ध्यान से देखिए, याद रखें कि यह स्थान जो आपको दिख रहा है, इस स्थान में एक पोर्शन जो है आपको दिखाई देगा जो प्रोमिनेंट है। बेसिकली ये आता है, जस्ट अ सेकेंड, इसका कलर चेंज कर दें अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा। याद रखें कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक, दिस इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। क्लियर? अब एक जो पोर्शन बचता है, याद रखें, यह कहा जाता है कि यह पार्ट है किसका? यह पार्ट है बेसिकली मलेशिया का। ओके, ये पार्ट हो। अब ये याद रखें कि इसमें से, यानी कि ये जो पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपको जो है वो एक पोर्शन दिखाई देगा जहां पर एक छोटा सा देश है। ओके, इसे बेसिकली कहा जाता है, ये वाले यहां पर एक देश है उसे कहा जाता है बोर्नियो। ओ माफ कीजिएगा, ब्रुनोई, ब्रुनोई, ब्रुनोई। ठीक, यहां एक देश है, इसे कहा जाता है ब्रुनोई। क्लियर? अब हम इनके बारे में देखना प्रारंभ करेंगे। क्लियर? ध्यान से देखें, याद रखिए कि ये जो पोर्शन आपने देखा, अगर मैं यहां पर एक जो है छोटी सी मार्किंग कर दूं, तो याद रखें यहां आपको जो है वो क्या दिखाई देगा? याद रखिए यहां पर आपको जो है वो मलेशिया दिखाई देगा। फाइन, ये मलाय का पार्ट है और ये याद रखिए इसके नीचे जो पोर्शन आपको दिख रहा है, याद रखिए इसे थोड़ा सा जो है अपने माइंड पर क्लियर रखेंगे, ये कौन सा जो है उत्तर में आता है, कौन सा दक्षिण में आता है, और जो देश मैंने आपको बताया ये देश भी आपको याद होना चाहिए। याद रखिए ये नीचे वाले पोर्शन में यहां पर आपको जो है वो क्या दिखाई देता है? यहां आपको इंडोनेशिया दिखाई देता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड पे क्लियर रखिएगा, अदरवाइज ये सिली मिस्टेक्स होती हैं कहां पे? यूपीएससी में, कि ये कहां पर आता है, तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है और ये द्वीप का नाम है, याद रखिए, बोर्नियो। ठीक, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, आइए यहां पर हम इसे देखते हैं और ये सारी पीडीएफ आप लोग याद से डाउनलोड कर लीजिएगा, या आपके काम आएंगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, याद रखें कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, फाइन, लार्जेस्ट
आइलैंड ऑफ एशिया। याद रखिए ये है कौन सा, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये याद रखिए ये है सबसे बड़ा आइलैंड, इसे कहा जाता है क्या, बोर्नियो। ठीक, अब आ जाएं, ध्यान से देखें कहां लिखा भाई हमने, यहां। ठीक, अब ये जो बोर्नियो है इसके लिए याद रखिए कि ये जो है ये 3 देश इसमें दिखाई देते हैं। एक जो आपने देखा अभी इंडोनेशिया, एक आपने देखा जिसे कहा जाता है मलेशिया, और एक याद रखिए जिसे कहा हमने ब्रुनोई। अब यहां ब्रुनोई के लिए सुनिए ध्यान से, याद रखें जो ब्रुनोई है इसकी कैपिटल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है बांद्रा सीरी बागवान। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, इस कैपिटल को बोलते हैं बांद्रा सीरी बागवान। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज याद रखिए ये एशिया के कुछ सबसे छोटे देशों में से एक है। फाइन। तीसरी चीज याद रखिए कि जियोपॉलिटिकली सुपर बेस्ट लोकेशन पे आता है। इंडिया कंटिन्यू इस देश के साथ भी अपने रिलेशन इंप्रूव करने का प्रयास करेगा। रीजन क्या है, याद रखिए कि इंडोनेशिया में अगर भारत का इंफ्लुएंस है, और अगर हम इसे जो है, वैसे तो हमारा चाइना का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस है आज के समय इंडोनेशिया में, बट फिर भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, अगर कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, अगर हम इसे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो ब्रुनोई हमारे लिए आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो एक तो इसकी कैपिटल याद रखिए क्योंकि क्रम में आपको इसे याद रखना होगा। दूसरी चीज याद रखिए कि ये देश जो है वो तेल के उत्पादन के लिए, यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन की कैटेगरी में आता है। भले ही ओपेक का पार्ट नहीं है, बट जो ऑयल है ये प्रोड्यूस करता है, मतलब ये तेल का भंडार है इस देश के पास, ये याद रखिएगा। एशिया के हम जिन देशों को जानते हैं उनमें से एक, हमें कभी भी इमेजिनेशन में नहीं आता बोर्नियो का ब्रुनोई। ठीक, तो एक तेल के लिए याद रखिएगा और दूसरा जो है वो इसकी कैपिटल के लिए आप इसे याद रखिएगा। मलेशिया इंडोनेशिया के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां वापस आ जाएं, याद रखिए इसके ऊपर जाएंगे तो यहां आपको जो है वो एक द्वीप समूह दिखाई देगा। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, आई थिंक सभी को क्लियर हो और याद आ रहा होगा, इसे कहा जाता है फिलीपींस। फाइन, अब यहां पर हम फिलीपींस के बारे में कुछ देखें उसके पहले याद रखिए क्रम से, ये बोर्नियो है, ऊपर फिलीपींस है, इस चीज को याद रखिएगा, इसे कहा जाता है फिलीपींस। ठीक, और अब सुनिए यहां पर पहले ही मार्क कर लीजिए, फिलीपींस की राजधानी है बेसिकली क्या, मनीला। ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा इसकी राजधानी है मनीला। ठीक, अब हमें फिलीपींस के बारे में बहुत कुछ देखना है, पर पहले इसे देख लीजिए। याद रखें इस स्थान पर आपको दिखाई देगा कि ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है पूर्वी चीन सागर। ठीक है, ये पार्ट का क्या कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है पूर्वी चीन सागर। ठीक, तो फिलीपींस के ऊपर आपको पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस के नीचे आपको दक्षिणी चीन सागर दिखाई देगा। ठीक है, अब आ जाइए फिलीपींस के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। अब मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि आप सभी जो है वो ध्यान से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड। याद रखें जो फिलीपींस है इसके लिए सबसे मेजर चीज तो याद रखेगा, ये 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ये तीनों चीजें आप याद कर लें। पहली चीज, फिलीपींस जो है इसकी कैपिटल मनीला दिखाई देगी, आपको नेशंस की कैपिटल के ऑर्डर में ये देखना पड़ेगा। सेकेंड चीज याद रखिए कि ये पाइनएप्पल के उत्पादन के लिए, अनानास या पाइनएप्पल, इसके उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और तीसरी चीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च, जस्ट अ सेकेंड, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर आपको इधर दिखेगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अब समझिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। याद रखिए कि फिलीपींस के केस में आपको एक चीज पता होगी, नहीं पता तो आप समझिए कि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, फाइन,
इन्होंने इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर की स्थापना करी थी फिलीपींस में, मनीला के पास। ये राइस रिसर्च सेंटर में बौने आकार के, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप मेरे हरित क्रांति वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, वहां मैंने बताया है इसके बारे में पूरा। याद रखिए कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है एशिया के लिए एस्टेब्लिश हुआ था मनीला में, फिलीपींस में, और ये जो नॉर्मन बोरलॉग है उनकी जो है वो अंडर गाइडेंस में एस्टेब्लिश हुआ था। दूसरी चीज याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मैम जो है वो जानती थी, सबसे पहले यूएसए ने, एक पूरी स्टोरी है, एक टाइमलाइन है बेसिकली, ये लिख देंगे ना आप पेपर में, मैं दावे के साथ कहता हूं जिस स्टूडेंट ने ऐसा आंसर लिखा, नो डाउट एग्जामिनर जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, और नो डाउट वो ये मान लेगा कि जिसकी वो कॉपी चेक कर रहा है वो स्टूडेंट काफी स्मार्ट है, वो स्टूडेंट काफी जो है इंटेलिजेंट है। ये समझ लीजिए, एक बार एग्जामिनर ने ये मान लिया कि जिसकी वो कॉपी चेक कर रहा है वो होशियार है, उसके बाद आप लिख कर ले लीजिए कि वो जो टीचर है, वो टीचर आपको आने वाले आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आगे कोई डेटा डेफिशिएंसी है वो वहां पर नंबर नहीं काटने वाला। देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, याद रखें कि सबसे पहले जो है वो एक पर्सन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था माल्थस। फाइन, इन्होंने न्यू माल्थिज्म दिया था, एक सिद्धांत, जहां उन्होंने कहा था कि 6th मास एक्सटिंक्शन होगा ह्यूमंस का, यानी कि जो मानव है वो पृथ्वी से समाप्त होने वाले हैं। कारण क्या है? हमारी जो जनसंख्या है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 हो रही है, और जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 1, 2, 3 के रफ्तार से बढ़ रहा है। एक भुखमरी का दौर आएगा, सारे मानव खत्म हो जाएंगे। और इस चीज को रियलाइज कर लिया था किसने? इस चीज को रियलाइज कर लिया था यूएसए ने, और यूएसए ने धीरे धीरे करके जो है वो इस दिशा में कार्य करना स्टार्ट करा, और यूएसए ने कर दिखाया ग्रीन रेवोल्यूशन। फाइन, हरित क्रांति ले। और याद रखिए, हरित क्रांति में जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ था यही PL 480 प्रोग्राम था। यूएसए कोई जो है वो बुद्धिस्ट नेशन नहीं है, कोई बुद्धा नहीं है यूएसए। यूएसए के पास सरप्लस उत्पादन हुआ था। यूएसए परफेक्टली नोस के जो सरप्लस उत्पादन हुआ है, अगर यूएसए के मार्केट के अंदर रहेगा यूएसए की इकोनॉमी खराब कर देगा, और इसे बचाने के लिए यूएसए ने वो जो सरप्लस उत्पादन था उन देशों को देना स्टार्ट करा, जिसे PL 480 प्रोग्राम कहते हैं। फाइन, और याद रखिए कि इस प्रोग्राम में इंडिया ने भी कई बार जो है वो चीजें और उत्पाद मांगने का प्रयास करा। एक लेख आया था न्यूयॉर्क टाइम्स से, आप गूगल करिएगा, आएगा, उसमें लिखा था अगेन इंडियन PM बैगिंग फॉर फूड, फिर से भारतीय PM आए भीख मांगने के लिए, खाने के लिए। इसमें इंदिरा गांधी मैम का कार्टून बनाया गया था, और आप पाएंगे कि वही BBC फिर इंडिया विजिट करने आया था, और फिर इंडिया, और खासकर इंदिरा गांधी मैम ने फिर उसका जो है जो भी चीज थी, अब आप वो चीज छोड़े, लेकिन ये चीज समझें कि जो ये अगेन बैगिंग फॉर फूड था ना, ये एक बड़ी जो है क्वेश्चन मार्क था इंडिया के ऊपर, और इंडिया ने इसे कैसे ओवरकम करा? तो समझिए इस चीज को, इंडिया ने इसे ओवरकम करा बाय मेकिंग पॉसिबल, बाय डूइंग पॉसिबल क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। और कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन? तो इंदिरा गांधी मैम ने डायरेक्टली पहले कांटेक्ट भी करने का प्रयास करा था नॉर्मन बोरलॉग से कि बेसिकली इंडिया में भी इसे ट्रिगर कराया जाए, बट जब संभव नहीं हुआ तो याद रखिए कि जो MS स्वामीनाथन थे, इनसे कांटेक्ट करा गया, और त्रिमूर्ति भवन में जो है इसकी प्रैक्टिस की गई थी। त्रिमूर्ति भवन जहां इंदिरा गांधी मैम रहती थी, फाइन, वहां उसे गार्डन में 6 महीने तक पहले हिट एंड ट्राई चला था कि एग्जैक्टली हमें कैसे करना है, और उसके बाद जब सही कॉम्बिनेशन मिला, बाय द हेल्प ऑफ स्टडीज, बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोचेस, फिर जो है हमने जाकर ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति को ट्रिगर करा था। और ये याद रखिए कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर से जो राइस है ये डॉर्फ है। डॉर्फ मतलब एग्जैक्टली डॉर्फ मतलब बॉनी नहीं होती, बट इसकी हाइट कम होती है। समझिएगा कि ये क्रॉप है, आपको कोई नहीं बताएगा हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स क्या होते हैं, अधिक उत्पादन वाले जो बीज हैं वो क्या होते हैं। अधिक उत्पादन का मतलब कभी भी नहीं है कि एक बीज के अंदर से बहुत सारा जो है, एक पौधे के अंदर से बहुत सारा आपको उत्पाद देखने को मिलता है। बस ऐसा है कि इतना लंबा पौधा हो, ठीक, और इस पौधे को ग्रो होने के लिए जो है, अब बताएं किसको ज्यादा जो है संसाधन की आवश्यकता होगी? बाय डिफॉल्ट इसको ज्यादा संसाधन की आवश्यकता है। क्यों? आप पाएंगे कि ये लंबा है, ये पार्ट जबकि काम का नहीं है, तब भी जो आप केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डालते हो इसमें, यानी कि कीटनाशक और ये सब डालते हो, ये वेस्ट होता है इसमें क्या होगा? इसमें वेस्टेज कम होगा। जिस चीज को हम उगाना चाहते हैं, जो हमारा डिजायर्ड पार्ट है, ये ज्यादा चीजें ले पाएगा, ये कम चीजें लेगा। तो ये बेसिकली बनाया गया था, इसे कहा जाता है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप, या फिर अधिक उत्पादन वाले बीजों को, और ये फिर प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, और ये याद रखिए कि इसे फिर भारत ने जो है कॉम्बिनेशंस के साथ लाया। तो इसके लिए आपको जो है फिलीपींस को याद रखना चाहिए, एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, दूसरा आपको पाइनएप्पल के लिए, तीसरा इसकी कैपिटल, क्योंकि ऑर्डर में आपको याद करने में आसानी होने वाली है। चलिए तो आ जाए बच्चे यहां पर। तो आई थिंक ये चीजें आपको फिलीपींस के लिए जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके ऊपर आ जाइए, याद रखें इसके ऊपर जो है आपको ताइवान दिखाई देगा।
ताइवान के लिए ताइपे इसकी कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीज ये भी याद रखिए कि जो ताइवान है, ताइवान जैसे मैंने आपको बताया वन चाइना पॉलिसी को फेस करता है मतलब सहन करना पड़ रहा है बेचारे को। चाइना बोलता है बार बार कि ये क्षेत्र जो है वो चाइना के अंडर में आता है, ठीक। ताइवान बोलता है दो जन्म हम नहीं आते, हम अलग देश हैं। सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इसके बीच में यहाँ पर कौन से द्वीप हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि फिलीपींस और ताइवान के बीच में कौन सी चेन है और ताइवान और जापान के बीच में कौन सी चेन है। होन्शु, होकाइडो और क्योशु, इनमें से कौन सा उस चेन से कनेक्ट होता है? कौन सा इसके ऊपर, जापान के ऊपर है कुरिल द्वीप। कुरिल द्वीप जो है वो जापान के कौन से द्वीप से कनेक्ट होते हैं? इस प्रकार से आपको जापान दिखाई देगा। याद रखें, रफ स्लाइड है, मैं इसे हटा दूंगा। तो ये आपको जो है इस प्रकार से जापान दिखाई देगा। इसमें आपको जापान के 3 द्वीप दिखेंगे। एक चेन जो है वो कनेक्ट होगी नीचे जाकर, जहां आपको जो है वो क्या दिखाई देगा? ताइवान दिखाई देगा। एक चेन यहां से कनेक्ट होगी जो कुरिल है, ये आके कामचटका से कनेक्ट होगी। आपको मुझे बताना है ये द्वीप कौन से हैं, और ये याद रखिए ये मैंने डिटेल में कराया है आपको। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप सभी मुझे बताएंगे और मैं कमेंट सेक्शन में ढूंढूंगा कि कितनों ने आंसर करा। क्योंकि मैंने ये बताया है इसीलिए ये मेरी एक्सपेक्टेशन होगी। आप जो है मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे निराश नहीं करेंगे, ठीक। तो आप जो है ऊपर आपको ताइवान दिखाई देगा। एक या आउटर पोर्शन कंप्लीट। अब आ जाइए अंदर वाले पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि यहां पर, चलिए मैं छोटा सा जो है वो नेमिंग वाला पार्ट कर दूं। यहां आपको सुमात्रा दिखाई देगा, यहां आपको जो है वो जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां आपको जो है वो जावा दिखाई देगा और यहां पर आपको जो है वो बाली दिखाई देगा, ठीक। चलिए अब देखें, यहां आ जाए। याद रखिए ये वाला जो पोर्शन है यहां पर आपको जो है वो याद रखना है। इस प्रकार से आपको यहां पर जो है वो क्या दिखाई देगा? याद रखिए इसे कहा जाता है वियतनाम, ठीक। अब यहां याद रखें कि वियतनाम हमारे लिए जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? कारण यह है कि वियतनाम बेसिकली जो है वो थोड़ा चाइना के अगेंस्ट बात करता है, ठीक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काउंटर करने के लिए। दूसरी चीज याद रखें कि इस स्थान पर आपको यहां इस तरीके से ये लाओस दिखाई देगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए हम ज्यादा जो है इस पर फोकस नहीं करेंगे। ये जो है वो कहलाता है क्या? ये लाओस कहलाता है। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा जो पोर्शन है, याद रखिए मेजोरिटेरियन पोर्शन जो है आपको यहां पर इस क्षेत्र में, यहां पर थाईलैंड का दिखाई देगा। ये जो बचा वाला पार्ट है, एक हिस्सा याद रखिए यहां आपको जो है वो कंबोडिया दिखाई देगा, ठीक। तो लाओस के लिए याद रखें कि ये एकमात्र वन एंड ओनली लैंडलॉक नेशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये यहां हम लिख देते हैं लाओस, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां लिखते हैं जो लाओस है ये। और ये भी याद रखें कि जो लाओस है इसके लिए एक डायमेंशन, चलिए इसे अलग से ही लिखते हैं, यहां वैसे बन जाना चाहिए। जो लाओस है याद रखिए, एक तो पहली चीज कि ये जो है साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का याद रखें ओनली लैंडलॉक नेशन है। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि ये जो है ये सीमा बनाता है प्राकृतिक रूप से। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि कौन सी ऐसी नदी है जो प्राकृतिक सीमा बनाती है लाओस की, चूंकि मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर आप लोग को दूसरी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अगर आप याद करना चाहें तो आप लोग इजीली इसे याद कर सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं। क्या क्या? तो देखिए यहां पर आपको जो है एक नदी इस प्रकार से दिखाई देगी। चूंकि मैं ये बता चुका हूं इसलिए हम थोड़ा समय कम दे रहे हैं इसे। याद रखें इसे कहा जाता है साल्विन। दूसरी नदी याद रखिए यहां आपको दिखाई देगी, इसे कहा जाता है इरावदी। क्लियर? इसके अलावा यहां पर आपको ऊपर आएंगे तो यहां ब्रह्मपुत्र दिखेगी। यहां पर जो है चिनविन दिखाई देगी जो साल्विन की सहायक नदी है। ये हम कर चुके हैं इसलिए हम इसे जो है वो, या और एक से ज्यादा बार कर चुके हैं, ठीक। ये गंगा वाला पार्ट है, यहां आपको यमुना वाला पोर्शन दिखाई देगा। ये
गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। ठीक, अब यहां समझिए ये डेंस नेटवर्क है। अब इसमें से आपको एक रिवर जो है इस प्रकार से दिखाई देगी, इसे कहा जाता है बेसिकली मेकोंग रिवर। ठीक, अब मैं यहां पर इसे अंदर नहीं ले जा रहा हूं। याद रखें कि जो मेकोंग रिवर है इसके बारे में आपको जो है बहुत सारी चीजें पता ही है मैंने, मेकोंग रिवर। अब इसमें मोटा मोटा आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो ये सेकेंड मोस्ट बायोडाइवर्स रिवर है, दूसरी सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली नदी है। दूसरी चीज याद रखिएगा, इसमें जो है वो तोनले स्लैब या तोनले सैब, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन इसका टोनले सैब है। फाइन, ये झील दिखाई देगी जो राइपेरियन बफर है, मेकोंग नदी से आने वाले पानी को जो बाढ़ ला सकता है कंबोडिया में उसे स्टोर कर लेती है और जो है वो बचा कर रखती है कंबोडिया को, जिस देश के अंदर विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल दिखाई देता है जिसे कहा जाता है अंकोर वाट का टेम्पल, क्लियर, गैलरी टेम्पल का उदाहरण। इसके अलावा मेकोंग के नीचे आपको जो है एक और नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है चाओ फ्राया। अब मुझे आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं कि जो कंबोडिया है इसकी राजधानी, जो कंबोडिया है इसकी राजधानी आपको कहां देखने को मिलती है, मतलब कंबोडिया की कैपिटल आपको किस स्थान पर देखने को मिलती है, ये आप लोग मुझे बताएंगे डिटेल से। ठीक है, ये जो पोर्शन दिखाई देता है याद रखिए ये चाइनीज एरिया है, ये यहां पर चाइना का जो है वो अधिपत्य, कुल मिला के चाइना का लेजिटिमेट एरिया है भाई। ठीक है, ये चाइनाज एरिया है। कभी हम यहाँ पर अलग से मैपिंग करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है नैनकिंग, यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है नैनकिंग, और नैनकिंग के ऊपर जो है जापान ने अटैक करा था। ओके, तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी कुछ चीजें जो है वो इसमें कवर कर दी हैं। अब हमें केवल और केवल ऊपर वाले हिस्से के बारे में चर्चा करना बाकी रह गया। ये बंगाल की खाड़ी है, ये याद रखिएगा, इसे जो है अरब सागर कहा जाता है, अरब सागर कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि यहां से यहां जाना और ये ट्रैवलिंग करना, ये एक पूरा जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है। कभी हम किसी क्लास में जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं, आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और मैं आप सभी के रिस्पॉन्स का, आप सभी के जो है कमेंट्स का वेट करता हूं। मैं एक एक कमेंट रात के समय जो है वो रीड करता ही हूं, दिन में भी एक बार और एक बार शाम को या रात को भी। तो आप सभी अपने सुझाव जरूर दें और मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। आपके सजेशंस हमेशा वेलकम्ड है, और मैं ये दिल से चाहता हूं, ये मेरा जो है ये मानना है कि आप सभी लोगों को, जो लोग यहां पढ़ रहे हैं, ये P2I बैचेस में 23 अक्टूबर को मुझे दिखाई दें। हम मिलकर आपकी जर्नी को जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। शिक्षा में खर्च करा हुआ एक एक रुपए जो है 1000 टाइम्स आपको रिटर्न देगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। ओके, तो आप सभी P2I बैचेस में आए, आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।